Hello everyone, today my topic is energy in a static magnetic field. So as we all know that just as electric field stores energy half epsilon naught E square, same way magnetic field also stores energy. ठीक है, तो we will find out what is the energy stored in a static magnetic field. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट कंसिडर करेंगे in which an inductor with an inductance L is connected with the battery of EMF E. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई इंडक्टर को हम किसी सप्लाई से उसको कोई सप्लाई देते हैं, डीसी है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे बैक ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है क्या होता है, बैक ईएमएफ डेवलप होगा इंडक्टर में ड्यू टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, तो फैराडे लॉ की वजह से यहाँ पे बैक ईएमएफ आता है. बैक ईएमएफ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद अ कॉइल इट्स चेंजिंग. ठीक है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिव राइज टू एन बैक ईएमएफ. ठीक है, और फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे जो करंट है ना, जैसे हम ऑन करते हैं एकदम उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है स्टार्टिंग में, धीरे 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 बढ़ के वो अपने मैक्सिमम वैल्यू में पहुँचता है. तो कंटिन्यूस वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड वो भी चेंज हो रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, क्योंकि बैक ईएमएफ बोल रहे हैं, मतलब ये जो है ना बैक क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. ठीक है, मतलब कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी के अपोज करने में होता है. ठीक है, उसको अपोज करता है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इंड्यूस ईएमएफ अपोजेज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट. ये हमने पढ़ा हुआ है +2 में, जो फैराडे लॉ है, लेंजिस लॉ आप लोगों ने पढ़ा हो, उसमें ये होता है जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट टू द चेंज विच इज प्रोड्यूसिंग इट. ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे वर्क करना है, मुझे एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट मुझे फिर सप्लाई करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी. विल हैव टू सप्लाई एनर्जी इन ऑर्डर टू डू वर्क सो एज टू अपोज दिस बैक ईएमएफ. ठीक है, तो ये एनर्जी हमें खुद सप्लाई करनी है, उसके लिए हमने यहाँ पे लगाई है बैटरी. ठीक, तो किर्चॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, अब किर्चॉफ रूल क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल अलॉन्ग क्लोज लूप इज ज़ीरो. मतलब जो भी पोटेंशियल है, ठीक है, जितने भी एक हमने लूप ले लिया, उस लूप में जितने भी उसके एलिमेंट्स लगे हुए हैं सर्किट के, हर एक सर्किट एलिमेंट पे जितना भी वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा है, तो जितना भी उनका आ रहा है सबका टोटल सम जो होगा वो ज़ीरो होगा. ठीक है, सो इसको क्लियर थोड़ा देखने के लिए इसका जो फिगर है वो देख लेते हैं, जिसमें मैंने ये रहा, यहाँ इंडक्टर है, ये रेजिस्टर बनाया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस R है. ठीक है, और ये जो करंट यहाँ पे, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच दिखाया है, जैसे स्विच ऑन होगा ये करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो एल डी आई बाई डी टी क्या है, ये ईएमएफ है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है बाय इंडक्टर, एंड प्लस आई आर, ये वोल्टेज ड्रॉप इसके रजिस्टर के अलॉन्ग होगी, और ये होगी ईएमएफ जो बैटरी का. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और इसके बाद क्या है, इस इक्वेशन को हमने एल से डिवाइड कर दिया, तो डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई इज इक्वल टू ई बाई एल. ये आ गई हमारे पास. दिस इक्वेशन इज अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. ठीक है, जो यहाँ पे अब इसको अगर इस फॉर्म में हम देख रहे हैं, यहाँ पे p क्या है, r बाई एल, और q ऑफ x क्या है, e बाई एल. ठीक, सो अगर इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इट इज़ e टू द पावर इंटीग्रल p dx, और p यहाँ पे क्या है, r बाई एल डी टी. यहाँ पे वेरिएबल टाइम से चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे डी टी आएगा. ठीक है, तो ई आर बाई एल डी टी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर आर बाई एल टी. ठीक, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, तो इंटीग्रल डी टी का टी आ गया. ठीक है, उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है इस तरह की इक्वेशन का, वो इस तरह लिखा जाता है कि y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर. y क्या है यहाँ पे,
y यहाँ पे क्या है आई ई की पावर आर बाई एल टी क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो हमने यहाँ निकाला, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है ई बाई एल, वो पुट कर दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे पुट कर दिया डी टी। ओके, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये ई बाई एल को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, वैल्यूज इनकी फिक्स हैं, ये तो वेरी नहीं हो रही, और इंटीग्रेशन होगा ई की पावर आर बाई एल टी डी टी। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा दो, ये वही आ जाएगा अपॉन ये टी का डिफ्रेंसिएशन आर बाई एल आ गया, ठीक है। ये तो मैथ्स के बेसिक्स हैं, इसमें मैं नहीं जाऊँगी, ये आप लोग देख सकते हो कि ई की पावर आर बाई एल टी क्या हो जाएगा, ई की पावर आर बाई एल टी अपॉन आर बाई एल, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट, यहाँ पे क्या था आई ई की पावर आर बाई एल टी इज इक्वल टू क्या आ गया ई बाई आर ई की पावर आर बाई एल टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें दोनों तरफ क्या है, ई की पावर आर बाई एल टी मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, राइट साइड पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ई बाई आर प्लस सी ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। क्यों माइनस, अब इसको कॉमन लेंगे ना, इस पॉजिटिव को कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेम है, इसको कट कर दिया, तो इक्वेशन क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई ई बाई आर प्लस सी ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई थी ये वाली, अब इस इक्वेशन में क्या है कि अगर मुझे यहाँ ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना सी की, तो मैं इनिशियल कंडीशंस लगाऊंगी, ठीक है। और इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं कि एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो i जो है t जब ज़ीरो है तो i भी ज़ीरो है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी i इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस सी ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, आई को ज़ीरो पुट कर देंगे, ठीक है, टी को ज़ीरो पुट कर देंगे, ई बाई आर प्लस सी ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू ज़ीरो, एक्सपोनेंशियल ऑफ ज़ीरो क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बचेगा ई बाई आर प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ आ गई, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई बाई आर, और ये सी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आई ऑफ टी की। सो इसमें क्या है, हम देख सकते हैं कि इनिशियली वैल्यू जो है सी की वो ज़ीरो आती है, ठीक है, सॉरी करंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे, इनिशियली जब स्विच को ऑन किया है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के पास पहुंचता जाएगा, और हमें ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई भी इंडक्टर है ही नहीं, ठीक है, इट सीम्स देयर इज़ नो इंडक्टर एंड इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाई आर। कि सर्किट में जो हमने वो इंडक्टर का लगाया हुआ इंडक्टर और साथ में रजिस्टर लगाया ना, तो इस तरह लगेगा हमें कि सर्किट में जैसे इंडक्टर है ही नहीं, और जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ई बाई आर होगी, और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे अटेन कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर में भी अपना रजिस्टर होता है, वो क्या करता है करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है ना टाइम के साथ फिर, ठीक है, डैम्पिंग इफेक्ट आता है। सो इसमें क्या है कि ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, उस इक्वेशन में हमने इसको बोथ साइड बाय आई से मल्टीप्लाई किया, जो हमने किरचॉफ लॉ से इक्वेशन निकाली थी ना, ये जो इक्वेशन थी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। अब इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन जाएगा ई मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई, इसको पूरा आई से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया ई आई इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी प्लस आर आई स्क्वायर, और आर आई स्क्वायर क्या है, दिस इज द टर्म विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू जूल्स हीटिंग, ये हीट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। और ये क्या होती है वोल्टेज इनटू करंट क्या होता है पावर, ठीक है। और ये जो टर्म है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आई को जब अंदर लेकर जाएंगे आई स्क्वायर को, सो अगर डिफ्रेंशिएट इसका करेंगे तो 2 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ आई आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ हाफ का फैक्टर लगाया है,
ताकि हम इस चीज़ को इसकी फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। सो वी विल गेट पावर सप्लाइड EI/dt, EIT इज इक्वल टू हाफ LI², क्योंकि इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी हाफ LI², ठीक है, प्लस RI²। ये तो पावर होगी। अब टोटल मुझे अगर एनर्जी निकालनी है कि वो क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जो पावर है उसका इंटीग्रेशन कर दिया टी के साथ, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी पावर का इंटीग्रल करके, ठीक है। पावर dt इज इक्वल टू एनर्जी, तो उसका टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ LI² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ RI² dt, ठीक। तो ये जो टर्म है दिस इज द टोटल हीट, और ये जो टर्म है दिस इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन द सर्किट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हमने ये ग्राफ में भी यही दिखाया है, जो इक्वेशन हमने निकाली कि t इक्वल टू 0 पे 0 है, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये अपनी वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर देगा E/R की, ठीक है। तो ये हमने वेरिएशन दिखा दी, और ये जो कर्व है एक्सपोनेंशियल है वेरिएशन इसकी, इसलिए हमने इसको जो I की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखी हुई है E/R 1 माइनस E⁻⁻R/L इंटू T, ठीक है। ये हमने जो C निकाला था ना, ये C की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया था इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर I को हमने इस तरह लिख दिया था, और यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। और इसको आपने वैसे प्लस टू में वैसे ही पढ़ा होगा सिंपल कि हाफ LI² होता है, कैसे होता है ये हमने अब देख लिया। ये एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।